हेलो क्लास 11। आज हम करेंगे कविता घर की याद और कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी वे सक्रिय भागीदारी निभा चुके थे। उनकी कविता हिंदी की सहज लय की कविता है और इस सहजता का संबंध गांधी जी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। सहजता और लोक के अत्यधिक करीब होने के कारण भवानी प्रसाद मिश्र जी जिस विषय को भी उठाते हैं उसे अत्यंत अपना अर्थात घरेलू बना देते हैं। उनकी अनेक रचनाएं हैं जो कि इनका प्रमाण है। उन्हें अपने उत्कृष्ट लेखन के लिए साहित्य अकादमी, पद्मश्री आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। और हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं घर की याद, इस कविता में कवि ने जेल प्रवास के दौरान जब वह जेल में थे उस समय रात भर हुई वर्षा से उनका मन किस तरह से उद्वेलित हो गया था और अपने परिजनों के प्रति जो मार्मिक भाव उठ रहे थे उनकी उन्होंने अभिव्यक्ति की है। किस प्रकार कवि स्वयं घर से दूर होने के कारण व्यथित था, दुखी था, किंतु अपनी व्यथा को छिपाने का प्रयास करता है ताकि उनके जो परिजन हैं, परिवार के जो लोग हैं वो दुखी न हो। इन्हीं भावों को मार्मिक अभिव्यक्ति देते हुए उन्होंने इस कविता को लिखा है और यह कविता उन्होंने अपने जीवन के उस समय लिखा है जब वह जेल में थे। क्योंकि पहले ही बता दिया गया है कि वह कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय थे, जिस कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। और उस समय उन्होंने यह कविता लिखी थी जब रात भर वर्षा हो रही थी और वर्षा को देखकर कवि मन किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, उस भावनाओं को वह एकत्रित करते हुए उन्होंने यह कविता लिखी थी। क्योंकि कवि की यह खासियत है कि वह किसी भी परिस्थिति में रहे, उन परिस्थितियों से भी वह जो महसूस करता है उनसे अपनी भावनाओं को पिरोते हुए वह कविता बनाता है और यह कविता भी उसी का परिणाम है। तो कविता की पंक्तियां हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। अर्थात पानी हो रहा है और बहुत पानी हो रहा है, बहुत वर्षा हो रही है और रात भर वर्षा हो रही है और जिस कारण प्राण मन, जो प्राणों और मन में उनकी जो तरह तरह की भावनाएं गिरती जा रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझ में दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वो कह रहे हैं कि बहुत पानी, बहुत वर्षा हो रही है और वर्षा से ऐसा लग रहा है मानो उनके नज़रों में उनका घर तैर रहा है, तिर रहा है अर्थात तैर रहा है, अर्थात घर की याद आ रही है जो घर उनसे दूर है। और पर वह दूर होने के बाद भी वह घर क्या है, खुशियों से भरा पूरा हुआ है। तो इस काव्यांश में कवि ने कारावास में जेल में रहने के दौरान रात भर वर्षा होने के कारण घर की याद आने का वर्णन किया है। आगे वह कहते हैं, घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो यहाँ वो कह रहे हैं, अपने घर के बारे में बता रहे हैं, घर के सदस्यों के बारे में, सदस्यों को याद करते हुए वो भावुक हो उठते हैं और अपने भाई बहनों और अपने आपसी प्यार की उन्हें याद करते हैं। वे कहते हैं कि उनके घर में चार भाई हैं वे, और जो बहन जो ब्याह कर चली गई है ससुराल, वो मायके आई होगी और वह एक लड़की का ब्याह के बाद वापस मायके आना एक खुशी का समय होता है। पर अगर उस घर में उसका भाई नहीं हो और वह जेल पे हो तो यह उसके लिए बहुत बड़ा दुख होता है, दुख की बात होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कवि कि जहाँ बहन को खुश होना चाहिए अपने पिता के घर आकर, पर वह दुखी होगी क्योंकि उसका एक भाई जो है वह जेल में बैठा हुआ है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। और वो कहते हैं कि सभी घर के सभी लोग जुड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से मिले जुले हैं और उनके चार भाई हैं और चार बहन हैं। चार भाई को उन्होंने भुजा के समान माना है और बहनें जो है वह प्यार का, प्रेम का प्रतीक है। तो इस तरह से वह अपने
भाइयों बहनों के बारे में याद करते हुए वह अपने घर के बारे में याद कर रहे हैं। उनके बीच जो भाई बहनों के बीच जो प्यार था उसके बारे में याद करते हुए वह यह लिखते हैं। आगे वह कहते हैं, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, माँ की किसकी जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। वो कहते हैं कि मेरी माँ, उनके बारे में अब वह अपनी माँ के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरी माँ जो कि कम पढ़ी लिखी, बिना पढ़ी लिखी है और वह दुख में उनके गड़ी हुई है, अर्थात उनके दुख में डूबी हुई है कि मेरा एक बेटा जो है वो मुझसे दूर है। और अब वो अपनी माँ के स्नेह के बारे में बताते हैं, उनकी गोद के बारे में बताते हैं कि उनके गोद पे ही सिर रखते ही मानो ऐसा लगता है जैसे कि सारा दुख चला गया हो, जो कि सही है। माँ ही एक ऐसी हमारे जीवन में एक ऐसी होती है जो कि जिसके संपर्क में हम आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सारा दुख चला गया है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी प्रसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। वो कहते हैं कि ये जो स्नेह है, उनके गोद का जो स्पर्श वो महसूस कर रहे हैं यहाँ भी, वह उनके स्नेह धारा का ही प्रसार है, जो कि इतनी दूर भी उनके स्नेह का प्रभाव उन तक पहुँच पा रहा है। वह स्मृति में, अपनी यादों में अपनी माँ के उस स्नेह और उस प्रेम को याद कर पा रहे हैं। और वह कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि माँ पढ़ी लिखी नहीं है और उन्हें लिखना नहीं आता, नहीं तो वह उनका पत्र पढ़ पाते और वह उनके बारे में जान पाते, जबकि ऐसा नहीं है। वह लिख नहीं पाती और इसीलिए वह पत्र भी नहीं लिख पाती है। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी माँ के बारे में, माँ की स्मृतियों के बारे में बताया है। उसके बाद वह लिखते हैं, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक झन भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। तो अब वे यहाँ इस काव्यांश में कवि अपने पिता के बारे में, पिता की जो खासियत है उनके बारे में बताते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरज था। वो यहाँ कहते हैं कि उनके पिता कितने जिंदा दिल हैं, कितने बहादुर हैं, कितने दृढ़ हैं कि वे बूढ़े हैं पर उन पे बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं ठहर पाया है। ऐसा नहीं लगता कि वह बुढ़ापा को अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह अभी भी चाहे तो किसी भी काम के लिए वह दौड़ सकते हैं, अभी भी वह युवाओं की तरह खिलखिलाकर हंस सकते हैं। वह आगे अगर कोई मौत या फिर कोई मौत अर्थात कोई संकट आ जाए तो भी वह हिचकते नहीं, पीछे नहीं हटते हैं, ना ही वह डरते हैं। शेर के आगे भी वह बिचके, मतलब शेर जैसे जो ये मतलब कोई कठिनाई आ जाए फिर भी वह घबराते नहीं हैं और ऐसा लगता है मानो उनके बोल, उनकी आवाज़ में बादल गरजने जैसा एक कंपन है। और वे जब भी कोई काम करते हैं उन्हें एकदम झंझा, हवा तूफान की तरह वह तेज़ी से करते हैं, ऐसा नहीं कि ढीलेपन से कर रहे हों। तो यह वो अपने पिता के बारे में, पिता की खासियत के बारे में बताते हुए उनको याद करते हैं। आगे वो कहते हैं, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुद्गल हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। यहाँ अब वह कह रहे हैं, पिता के बारे में बता रहे हैं, पिता को याद कर रहे हैं और उनकी जो सरल स्वभाव के साथ साथ उनका जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति है और नित्य जो व्यायाम की जो क्रियाएं हैं उनके बारे में बताते हैं कि वे भी जैसे वो हर रोज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं वैसे ही उन्होंने किया होगा पाठ, और दंड जो व्यायाम के जो जितने भी व्यायाम है वे सब करके वे आ रहे होंगे। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और जब वह अपने नित्य क्रियाओं जैसे आध्यात्मिक प्रवृत्ति और नित्य व्यायाम की क्रियाओं को करते हुए जब वो आ रहे होंगे नीचे, तो उनके आँखों में मानो जल छाया होगा, उनके आँखों में आंसू आया होगा, क्योंकि उनका एक पुत्र जो है वह घर पर नहीं है। तो इससे वह कह रहे हैं कि वर्षा को देखकर उन्हें यह स्मृति आ रही है। आगे वह कहते हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। और
जैसे कि आगे वाली पंक्ति में उन्होंने कवि ने कहा कि उनके पिता नीचे आए होंगे और उनके आंखों में पानी होगा, और फिर वह अपने बारे में कहते हैं कि पानी गिर रहा है, वर्षा हो रही है और उनके नज़र में घर तैर रहा है, उनकी स्मृति में घर दिख रहा है। तो आगे वो बताते हैं कि उनकी 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। पहले ही बताया गया कि 4 भाई 4 भुजाओं के समान हैं और बहनें जो है वो प्यार के प्रतीक हैं। तो वह जब खेल रहे होंगे या फिर खड़े होंगे तो पिता की नज़र उन पर पड़ती होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। और वह कहते हैं, जैसे कि पहले ही बता दिया गया, कि पिताजी बहुत दृढ़, जिंदा दिली और बहादुरी उनके अंदर है, पर वे जब याद करते होंगे 5वें पुत्र के बारे में तो वह एक क्षण के लिए उन पर बुढ़ापा हावी हो जाता होगा, कमजोरी आ जाती होगी और वह रो पड़ते होंगे 5वें का नाम लेकर, अर्थात कवि का नाम लेकर। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। अब वो बताते हैं कि 5वां कौन है। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे हमेशा पिताजी कहते थे कि सोने पर वह सुहागा है। सोना वह अन्य 4 बेटों को कहते थे और उन्हें सोने पर सुहागा कहते थे और उन्हें हमेशा प्यार किया करते थे बाकी चारों भाइयों से ज़्यादा। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। और आज ऐसा लग रहा होगा पिताजी को मानो वो जो स्वर्ण बेटे हैं 4, वो भी उन्हें गौनहीन लग रहे होंगे, क्योंकि उनका जो सुहागा बेटा है वह आज जेल में बैठा हुआ है और इसीलिए कवि अपने आप को अभागा मान रहे हैं, क्योंकि एक तरह से वह अपने पिता को खुशी या फिर सुख नहीं दे पा रहे हैं। जबकि वह जेल में इसलिए बैठे हुए हैं, इसलिए बंद है क्योंकि उन्होंने देश के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और उस लड़ाई में उन्हें जेल में डाला गया था। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। यहाँ पे अब जब पिता थोड़े भावुक हो जाते हैं तो माँ, कवि यह महसूस कर रहे हैं कि माँ उन्हें समझाती होंगी और कहती होगी कि दुख मत करो, आंखों से पानी मत बहाओ, आंसू मत बहाओ, वहाँ हमारा बेटा भवानी अच्छा होगा। भवानी यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र जी को कहा गया है, जो कि एक कवि है। उनको माता कहती होंगी कि उनका बेटा जो है वह जेल में अच्छा ही होगा, क्योंकि वह जेल में अच्छे काम के लिए गया है, देश को आज़ाद करने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए वो वहाँ गया है। तो अच्छे काम के लिए जब वो गया है तो वह अच्छा ही होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। और वह और समझाते हुए कहती है माँ पिता को कि वह तुम्हारा मन समझकर, तुम्हारे लिए जो अपनापन है उसे समझकर ही वो वहाँ गया होगा, क्योंकि तुमने यह परंपरा बनाई है कि परिवार से पहले देश को रखा जाए, और उसी परंपरा को निर्वाह करते हुए हमारा बेटा भी आज देश के लिए आगे बढ़ रहा है और इसलिए वह आज हमसे दूर है। तो यहाँ पे इस तरह से कवि सोच रहे हैं कि माता, जब पिता भावुक हो रहे होंगे तो माता उन्हें इस तरह से समझा रही होंगी, जबकि माता भी खुद में दुखी है, यह भी वह जानते हैं कवि। आगे वह कहते हैं, पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। और फिर वह आगे भी समझाती है कि अगर वह पीछे हट जाता तो मुझे मेरी कोख पर ही वह लज्जित करता, और इस तरह तुम कच्चे ना हो, वरना जो बाकी जो 4 भाई हैं, जो 4 बहनें हैं, वो भी रो पड़ेंगे और वो भी भावुक हो जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और माँ जब दिलासा देती होगी तो पिताजी कहते होंगे कि मैं कहाँ कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं तो अपना धैर्य बनाए हुए हूँ। इस तरह से वह अपने आप को, अपने मन को दिलासा देते होंगे। फिर आगे वह कहते हैं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। फिर कवि कहते हैं कि सावन को वो संबोधित करते हैं, उन्हें सजीले कहते हैं, उन्हें पुण्य पावन कहते हैं, और वो कहते हैं कि तुम बरस लो, जितना बरसना है बरस लो, रात भर बरस लो, पर
उन्हें, मेरे माता पिता और मेरे परिजनों को मत उन्हें भावुक मत करो, क्योंकि वो पांचवे को तरस रहे होंगे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। और वह कहते हैं, स्वयं को दिलासा दे रहे हैं और सावन को संबोधित करते हैं कि वह जाकर मेरे माता पिता को जाकर यह कहे कि कवि जो है वह यहाँ जेल में मज़े में है और वह सही सही से है। बस यही दुख है कि वह घर पर नहीं है। पर फिर वह खुद अपने स्वयं से कहते हैं, अपने मन से कहते हैं कि बस यही है। कहा गया जो बस है वो बस इतना छोटा भी नहीं है, उसमें बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ है, क्योंकि बस कहना वो बहुत बड़ी बात है। घर से दूर रहना और अपनों से दूर रहना ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें ही मानो सारा रस क्या हो जाता है, रसहीन हो जाता है। तो आगे वह कहते हैं, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। और वह यह भी कह देते हैं कि मैंने जो अभी अपने आप से स्वयं से कहा कि यह जो बस है वह बहुत बड़ा बस है, और इसी के कारण जो रस है वह चला जाता है, वह हीन हो जाता है, रसहीन हो जाता है, मतलब सारा सुख चला जाता है, क्योंकि वह घर से दूर है। तो यह जो दुख है वह मत कहना, तुम कहना कि तुम उन्हें धीर देते रहना, धैर्य देते रहना, और कहना कि भवानी जो है, जो लेखक जो है वह वहाँ लिख रहा है, वह वहाँ पढ़ भी रहा है, अर्थात साहित्य से जुड़ा हुआ है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। और तुम कहना कि वह वहाँ काम कर रहा है, अपना नाम भी कर रहा है। काम कर रहा है अर्थात वह लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उससे अपना नाम भी कर रहे हैं, और सब लोग उन्हें चाहते हैं। और कहना कि तुम लोग उसकी चिंता ना करो, कवि की चिंता ना करो। इस तरह से इस काव्यांश में कवि ने अपने माता पिता के दुख को कम करने के लिए सावन को दूत बनाकर अपना संदेश उन तक पहुंचाने के लिए वे कहते हैं। फिर आगे वे कहते हैं, और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ढेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। और यह इस काव्यांश में कवि सावन के माध्यम से अपना संदेश भेज रहे हैं अपने माता पिता तक, और वह अच्छी अच्छी बातें भेजना चाहते हैं। इसीलिए वह कहते हैं कि उनके माता पिता को कहना कि वह मस्त है, वह काटने में, मतलब वहाँ जो सूत काटने का जो काम होता है उस कार्य में वह व्यस्त हैं, और वो वहाँ खा पी रहे हैं, और उनका वजन जो है वह 70 सेर भी हो गया है, और उनके पास खाने के लिए भोजन ढेर सारा है। वो कूदते हैं, खेलते हैं, और दुख को डट कर वह झेलते हैं। और वो उन्हें कहना कि मैं मस्त हूँ, यो न कहना कि मैं अस्त हूँ, अर्थात ये नहीं कहना कि वह ढल चुके हैं, अर्थात वह सूर्य की तरह उदयमान है, वह अस्त नहीं है। यह कहना कवि जो है यह कहने को कह रहे हैं, सावन को यह संदेश देने को कह रहे हैं। उसके बाद कवि कहते हैं, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, दुख न समझू कौन हूँ मैं। और देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वो न तरसे। प्रस्तुत काव्यांश में कवि जेल से घर की याद आने के कारण सावन को दूत बनाकर अपने पिता को वह संदेश देते हैं, और उस संदेश में वे कहते हैं कि सावन को निर्देश देते हुए वह कहते हैं कि तुम उनसे यह मत कहना कि मैं एकदम चुपचाप रहता हूँ, तुम यह न कहना कि मैं अकेला रहता हूँ, और जैसा मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, अर्थात मेरे पिता के सामने मेरे दुख का बखान न करना। तुम उनसे यह मत कहना कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे आदमियों को देखकर भय लगता है, मुझे अपनी सूध बूध नहीं रहती। और फिर वे विनती करते हैं
कवि कि हे सजीले सावन, देखो मेरे पिता के सामने बहुत सोच समझ कर बोलना, उनसे कोई व्यर्थ की बातें न कहना जिससे उन्हें मेरी दुखदायी स्थिति के विषय में किसी प्रकार का संदेह भी हो जाए। ऐसा बोलना जिससे वे मेरी बातों पर विश्वास करें। तुम उन्हें मेरे कष्टों के विषय में मत बताना। तुम उन्हें मेरे कष्टों का वर्णन न करते हुए मेरे बारे में अच्छा कहना कि वो वहाँ खुश है, ताकि उनका दुख और न बढ़े। और वह कहते हैं कि मेरे हरे भरे सुंदर सावन, हे मेरे मंगल की कामना करने वाले मित्र, क्योंकि वह अच्छा अगर बोलेंगे तो इससे पिता माता या फिर जो परिजन हैं वो खुश होंगे और यह उनका मंगल ही होगा। तो इसीलिए वह सावन को मंगल की कामना करने वाला मित्र कहते हैं, मित्र कहकर संबोधित करते हैं। तुम जितना चाहो उतना बरस लो, वह कहते हैं तुम जितना चाहो उतना बरस लो, और पर वे न बरसे, अर्थात मेरे माता पिता जो है वो दुखी न हो, उनकी आंखों से आंसू न बहे। ऐसा कोई भी बात, ऐसी कोई भी किसी भी विषय के बारे में न कहना जिससे उन्हें मेरी याद आए और वे पांचवें पुत्र की याद में तरसने लगे। और इस प्रकार कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि माता पिता को लेकर वह चिंतित ही हैं और अपनी स्थिति जो उनकी वास्तविक स्थिति है उसके बारे में वह अपने माता पिता के सामने बयान नहीं करना चाहते, ताकि उनका जो दुख है वह बढ़ जाए। वह छुपाते हुए वह संदेश केवल सावन को यह संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें अच्छा बताया जाए, ताकि उनके माता पिता को खुशी महसूस हो और वह दुखी ना हो। तो इस तरह से वह सावन के माध्यम से अपना संदेश अपने माता पिता तक, अपने घर तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। यह इस कहानी का, इस कविता का सारांश है। भावार्थ ये था इस कविता का, घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, इसका भावार्थ। धन्यवाद।